हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोल साइंस का चैप्टर 6 फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्या होता है मूल अधिकार, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं आपको लेकर नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बेसिक राइट्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये राइट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है सिटीजन को। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। तो आपको समझ में आ गया, फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, ताकि वो सिटीजन क्या कर सके, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सके, अपना डिग्निटी, अपनी मॉरलिटी डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल राइट्स। देखिए, तो फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देता है। ठीक है, फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डिग्निटी एंड लिबर्टी, ताकि वो क्या कर सके, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी डिग्निटी का, अपनी लिबर्टी का, मतलब उसका डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, यही मोटिव है फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर हम समझे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 3 में मेंशन है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। ठीक है, पार्ट 3। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये कई भागों में डिवाइडेड है, कई सारे भागों में बटे हुए। जैसे कि मैं यहाँ समझाता हूँ। एक है हमारा राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, तो ये जो राइट टू इक्वेलिटी है, इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, EXP लिख देता हूं मैं, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आता है। ठीक है, ये दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद हमारा अगला जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। तो 1 2 3 4 हो गए, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, अब एक फंडामेंटल है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, इसमें आता है अपना आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये दो आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, एक लास्ट है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आर्टिकल जो आता है वो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32।
इसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। तो ये जो है ये अपने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये 6 फंडामेंटल राइट, 6 मूल अधिकार हमें दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसको हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं, यानी कि कल्चरल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है। पहले क्या था, पहले राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में मेंशन था एंड आर्टिकल 31 में मेंशन था, ठीक है। इन दोनों ही आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था। लेकिन 1976 में क्या किया गया, 1976 में क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट किया गया और इस 44th अमेंडमेंट से क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, मूल अधिकारों के लिस्ट से हटा दिया गया। और ये कहा गया कि ये जो होगा ये आर्टिकल 300A के तहत, आर्टिकल 300A के तहत क्या होगा, एक सिंपल लीगल राइट होगा, ठीक है। एक सिंपल लीगल राइट होगा, सिंपल लीगल राइट होगा, ठीक है, लीगल राइट होगा। तो इसको 1976 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट से क्या किया गया, इसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से निकाल दिया गया और कहा गया कि ये क्या होगा, आर्टिकल 300A के तहत अब एक सिंपल लीगल राइट होगा। तो हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है। देखिए क्या हुआ था 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको हम 86th अमेंडमेंट कहते हैं, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन, देखिए राइट टू एजुकेशन पहले क्या था, पहले ये DPSPs का पार्ट था, जो पार्ट 4 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका पार्ट हुआ करता था। तो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, उस राइट टू एजुकेशन को क्या कर दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि राइट टू एजुकेशन जो होगा वो एक फंडामेंटल राइट होगा, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, DPSP से हटा दिया गया, ठीक है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया हमारे संविधान में, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन को क्या किया गया, एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। तो हमारे पास अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे पास। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारे पास। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और एक ये ऐड कर दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। देखिए राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। अब राइट टू एजुकेशन था क्या, ये क्या कहता था, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये कहता था कि 6 से 14 साल के बच्चे जितने भी हैं उसको स्टेट क्या करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उसको स्टेट क्या करेगी, उसको स्टेट 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उसको स्टेट क्या करेगी, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये अपना राइट टू एजुकेशन क्या बन गया, एक फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए
फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं समझ लिया आपने। अब हम समझते हैं कि इस फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फंडामेंटल राइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को, किसी भी पर्सन के फ्रीडम को सुरक्षित रखता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आर्टिकल 19 में हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम पीसफुली क्या हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की सुरक्षा कौन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स करता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे इंश्योर्स इक्वेलिटी, अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है, इक्वेलिटी को इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि समाज में जितने भी लोग होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उनको इक्वल कंडीशंस दी जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा है लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। तो फंडामेंटल राइट जो है ना वो क्या करती है, एक नेगेटिव ऑब्लिगेशंस की तरह काम करती है। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस यानी कि ये स्टेट पे कुछ ऑब्लिगेशंस लगाती है, जैसे ये कहती है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आर्टिकल 13 आपको अभी पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा, इसमें कई सारे क्लॉजेस है, इसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, ठीक है, क्लॉज 3 है। तो आर्टिकल 13 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आर्टिकल 13 में समझा दूंगा कि फंडामेंटल राइट्स कैसे गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करती है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करती है, गवर्नमेंट की शक्तियों को लिमिट करती है, उसको सीमित करती है। अगला देखते हैं प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। तो ये क्या करता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटी जितने भी हमारे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या फिर ऐसे ग्रुप जिसका कोई खास भाषा है, जिसकी कोई खास कल्चर है, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगला है प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, हमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है, तो अगर हमारी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और जाके वहाँ अपील कर सकते हैं कि मेरे इस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कृपया इसको देखें। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्या करता है, हमें लीगल प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो पहला नेचर जो है वो है इनफोर्सिएबल या फिर जस्टिसिएबल। ये क्या है, मूल अधिकार इनफोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट in the case of violation of fundamental rights। in the case of violation of fundamental rights, ठीक है, violation of fundamental राइट्स। देखिए इनफोर्सिबल जस्टिसिएबल का क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाके ये अपील कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का, इन फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, इसका उल्लंघन हो रहा है, कृपया आप इसको देखिए और जो डिसीजन लेना है लीजिए। तो यही है इन्फोर्सेबल यानी जस्टिसेबल। इसके वायलेशन के केस में हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्या मतलब है नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन होने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं ना, ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट इट इज़ नेगेटिवली वर्डेड, ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट इट इज़ नेगेटिवली वर्डेड। नेगेटिवली वर्डेड, देखिए नेगेटिवली वर्डेड का मतलब क्या है कि स्टेट फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट को कमांड देता है, स्टेट को क्या करता है,
कमांड देता है कि स्टेट को क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए ये क्या करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, कहाँ पे, स्टेट पर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल 13 आप पढ़ेंगे अगर, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर मूल अधिकारों का वॉयलेशन कर रहा हो। आर्टिकल 13 ये कहता है। और ये कहता है आर्टिकल 13 कि अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाता है, कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो हमारे मूल अधिकार के अगेंस्ट में है, मूल अधिकारों को वॉयलेशन कर रहा है, तो वो लॉ उस लिमिट तक, उस हद तक खारिज हो जाएगा, उस हद तक ख़त्म हो जाएगा जिस हद तक हमारे मूल अधिकारों को उसने नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट ने कुछ लॉ बनाया, ठीक है, स्टेट ने कोई लॉ बनाया, स्टेट ने कोई लॉ बनाया, उस लॉ में स्टेट ने क्या किया, 5 पॉइंट रखे, ए, ठीक है, बी, सी एंड डी, ये 5 पॉइंट रखे स्टेट ने। तो इस 5 में से क्या हुआ, सॉरी ई, 4 ही हो गए नहीं, हाँ ई, ये 5 पॉइंट रखे। इस 5 में से 2 कानून ऐसे हैं, 2 लॉ ऐसे हैं, मान लेते हैं बी और सी, ये 2 लॉ ऐसे हैं जो हमारे मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है, मूल अधिकारों का वॉयलेशन कर रहा है। तो ये 2 कानून जो है, ये 2 कानून खारिज हो जाएगा, ये 2 कानून ख़त्म हो जाएगा और बाकी के 3 ए, डी और ई क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यही कहता है कि नेगेटिव ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है फंडामेंटल राइट्स। ये बताता है, स्टेट को कमांड देता है कि स्टेट को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट इट इज नेगेटिवली वर्डेड। अब हम पढ़ते हैं नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें फ्रीडम मिल गई है, हमें आज़ादी मिल गई है तो हम जो मर्जी करें, हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, स्टेट के पूरे बंधन से मुक्त हो गए हैं, जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं है। बहुत से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिन फंडामेंटल राइट्स पे क्या है, हमें ऑब्लिगेशंस देखने को मिलता है, ठीक है। जिस फंडामेंटल राइट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्लिगेशंस देखने को मिलता है। तो नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, मैनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। तो बहुत से फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, बहुत से मूल अधिकार जो हमारे हैं, वो क्या हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड है, उन पे रोक लगा हुआ है, उन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का कारण क्या था? कारण ये है कि अगर हम फुल आज़ादी दे दें तो इंडिविजुअल तो जो चाहे वो करेगा, वो स्टेट की अथॉरिटी को मानेगा नहीं, लॉ को मानेगा नहीं, रूल्स को नहीं मानेगा। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी था, मूल अधिकारों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी था। तो इसीलिए हमने क्या किया, बहुत सारे मूल अधिकारों पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा, किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लगा। या फिर अभी हमने पढ़ा ना कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ये किस चीज़ की बात करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा है। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको समझ में आ गया, इन्फोर्सिबल, जस्टिसिएबल, नेगेटिव ऑब्लिगेशन एंड एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मूल अधिकारों पे, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को कौन से बेसिस पे लगाया गया है। ठीक है, क्या आधार है उस रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का। तो चलिए एक बार देखते हैं हम। ठीक है, देखिए, तो ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो हमने मूल अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहला कारण ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, जहाँ कहीं भी हमें लगे कि हमारे एक्टिविटीज़ से या फिर किसी इंडिविजुअल के एक्टिविटीज़ से देश की सोवरेनिटी को, कंट्री के सोवरेनिटी को, संप्रभुता को नुकसान पहुँच रहा है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, मोरालिटी को बनाए रखने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स पे क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। दूसरा इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, दैट इज चिल्ड्रन, वुमेन, SC एंड ST। देखिए, जब भी कभी हमें लगे कि ये जो वीकर सेक्शंस है, इन वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट में हमें कुछ काम करना है,
ठीक है, इनके लिए कोई काम करना है हमें। तो जब हम इनके लिए कुछ खास करना चाहें, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ बनाना चाहे, तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, हमारे मूल अधिकारों पे हम रोक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, वुमेन एंड SC STs, इनके फेवर में कोई भी काम करना हो तो हम रोक लगा सकते हैं। जैसे कि 1951 में क्या किया गया था, हमारे संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, एक आर्टिकल जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, मैं आगे समझाऊंगा, ये आगे भी आएगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि वो लोग जो कि सामाजिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनके लिए स्टेट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है, उनके लिए रिजर्वेशन ला सकती है। ठीक है, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो वही कहता है कि वीकर सेक्शन जैसे कि चिल्ड्रन, वुमेन, SC एंड ST के इंटरेस्ट में अगर कोई काम करना हो तो फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हम कोर्ट के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, कोर्ट में भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, जजेस पैसे लेते हैं, ये सब लीगल नहीं होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आप पे। ठीक है, तो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है डिफेमेशन। अब ऐसा नहीं है कि हम खड़े होके किसी को भी डिफेम करने लगे, किसी को भी ब्लेम करने लगे कि तुमने ये किया, वो किया, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, ऐसे वैसे। तो डिफेम अगर लगे कि हम किसी को डिफेम कर रहे हैं, तो डिफेमेशन के बेसिस पे हम मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मूल अधिकारों पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। हम किसी को भड़का नहीं सकते कि कोई क्राइम करने के लिए या फिर कोई इमोरल एक्ट करने के लिए किसी को भड़का नहीं सकते। अगर हम ऐसा करते हैं, किसी को भड़काते हैं, इसको उत्साहित करना कह सकते हैं, उत्साहित करना। तो किसी को हम इंसाइट नहीं कर सकते किसी ऑफेंस को करने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे मूल अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उसमें ना 2 आर्टिकल और है। पार्ट 3 में जितने आर्टिकल्स हैं हमारे, पार्ट 3 में तो हमारे 12 से 35 तक आर्टिकल है, लेकिन हम शुरू 14 से कर रहे हैं। तो हम एक बार 12 आर्टिकल समझ लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है कि जो राज्य शब्द है, पार्ट 3 में जिस राज्य शब्द का हम यूज़ करेंगे, जिस स्टेट शब्द का यूज़ करेंगे, उस स्टेट का मतलब क्या होगा, ये आर्टिकल 12 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा हो। ये आर्टिकल 13 में लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 13 में लिखा है। तो आर्टिकल 12, 13 नॉर्मल ब्रीफ आपको समझना था, मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं राइट टू इक्वेलिटी। एक एक करके जो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स देखे थे, जो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स देखे थे, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो देखे थे हमने, एक एक करके अब हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आर्टिकल 14 और धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, उसमें 2 चीज़ें लिखी गई है। एक लिखी गई है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और दूसरी लिखी गई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, देखिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। कानून की नज़रों में सभी बराबर है, फ़र्क नहीं पड़ता वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है। कानून की नज़रों में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, देखिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ भले ही ये कहता हो कि कानून की नज़रों में सब समान है। अब एक कंडीशन देखिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है और एक दूसरा व्यक्ति है उसने भी मर्डर किया है, ए एंड बी। इसने क्या किया है, किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, बी ने क्या किया है, किसी व्यक्ति का
मर्डर किया है, इसने भी मर्डर किया है, इसने भी मर्डर किया है, ए और बी दोनों ने। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से अगर हम देखें, इक्वेलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से हम देखें तो ए और बी जो है, ए और बी को दोनों को एक समान ट्रीट किया जाएगा, दोनों को क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि ए ने भी मर्डर किया, बी ने भी मर्डर किया, ए ने भी मर्डर किया, बी ने भी मर्डर किया, लेकिन ए ने मर्डर ऐसे ही कर दिया, चलता चलता फिरता रहा, किसी को गोली मार दी, ए ने मर्डर कर दिया। लेकिन बी ने जो मर्डर किया, बी ने जो मर्डर किया, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ बी, इसने मर्डर किया, ठीक है, और बी ने भी मर्डर किया। तो ए ने जिस व्यक्ति का मर्डर किया वो ऐसे ही कर दिया, उसका मन में आया, चलता फिरता रहा, मर्डर कर दिया। और बी ने जो मर्डर किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया, सेल्फ डिफेंस में किया, अपने आप को बचाने के लिए इसने मर्डर किया, किसी व्यक्ति का अपने आप को बचाने के लिए। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से इन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि इक्वेलिटी तो हम देंगे, इक्वेलिटी तो हम देंगे, समानता तो देंगे, लेकिन समान सर्कमस्टेंसेस में। समानता हम तभी देंगे जब परिस्थितियां समान होनी चाहिए। इसने ऐसे मर्डर किया, इसने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया, तो दोनों की परिस्थितियां तो अलग अलग हैं। तो उस व्यक्ति को, इनको किस हिसाब से देखा जाएगा, इनको इक्वेलिटी बिफोर सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आपको समझा दिया, अब एक बार रीड करते हैं। देखिए, इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये कहता है कि कानून की नज़रों में सब बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इज ऑफ द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, विधि के शासन पे बेस्ड है, कि विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये क्या कहता है कि इक्वेलिटी अमंग इक्वल्स, तो इक्वेलिटी जो होनी चाहिए वो इक्वल्स में होनी चाहिए। यानी कि अगर दो व्यक्ति की सर्कमस्टांसेस सेम है, कंडीशन सेम है, तो हम वहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए। तो इक्वेलिटी अमंग इक्वल्स होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़, इक्वेलिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, वही चीज़ है, मैंने जो एग्जांपल दिया, एक ने मर्डर किया, दूसरे ने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, तो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वेलिटी होनी चाहिए, एक समान परिस्थितियों में, एक समान कंडीशंस में इक्वेलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 14, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अगला है आर्टिकल 15, 14 से 18 तक में राइट टू इक्वेलिटी पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 15 भी राइट टू इक्वेलिटी में आता है। ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। देखिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि जो स्टेट होगी, जो राज्य होगा, वो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म पे, उसके रेस के बेसिस पे, या फिर उसके सेक्स पे, या फिर उसके जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज़ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 ये कहता है। तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू द शॉप, किसी व्यक्ति को शॉप में जाने से, रेस्टोरेंट में जाने से, या फिर किसी ऐसी जगह पे जा रहा है जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह, जैसे कि थिएटर्स वगैरह में जा रहा है, तो वहाँ जाने से उनको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। नाइदर शैल एनी वन बी डिनाइड टू यूज़ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एट्सेट्रा, किसी भी व्यक्ति को हम रोड का यूज़ करने से, टैंक का यूज़ करने से, वेल का यूज़ करने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग द एससीज एंड एसटीज। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है कि राज्य उन लोगों के लिए जो एजुकेशनली और सोशली पिछड़े रह गए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर सकता है, उनके लिए राज्य स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है। स्पेशल प्रोविजन जैसे कि रिजर्वेशन जैसी प्रोविजंस, रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस। अगर एससी, एसटी
या फिर हम कहें कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के फेवर में अगर ये क्या करता है, स्टेट रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ लाता है या फिर कोई स्पेशल प्रावधान करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब स्टेट स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, ये आर्टिकल 15 कहता है। और इसको क्या किया जाएगा, इसको राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नॉट टू बी कंसीडर्ड as a violation of equality. Violation of right to equality. Violation of right to equality. राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर राज्य इनके फेवर में कोई स्पेशल प्रोविज़न करता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम राइट टू इक्वेलिटी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट से इस क्लॉज को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जब गवर्नमेंट का फॉर्म आता है, गवर्नमेंट का जो फॉर्म आता है, उस फॉर्म में कहीं ये मेंशन नहीं होता कि ये जो फॉर्म है ये इस सेक्शन के लिए है, या फिर इस धर्म के लोगों के लिए है, या फिर इस जाति के लिए है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि राज्य पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी जो हैगा वो समान अवसर देगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर देगा, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे लिंग के बेसिस पे हो, चाहे जाति के बेसिस पे, ठीक है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही कहता है कि आर्टिकल 16। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इस बेसिस पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा पब्लिक सर्विसेज में आने का, आर्टिकल 16 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 70 क्या करता है, ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। आर्टिकल 17 कहता है कि अगर देश में किसी भी तरह की कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो प्रैक्टिस जो होगा वो क्या होगा, वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, उसको एक अपराध माना जाएगा, स्टेट उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है, ठीक है। तो ये छुआछूत को ख़त्म करता है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, ठीक है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, किसी भी तरह का कोई अनटचेबिलिटी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो फॉरबिडन है, वो उसको मान्यता नहीं दी है सरकार ने। जैसे कि रिफ्यूजिंग एडमिशन टू एनी पर्सन टू द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि हमारा ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, हम इसमें एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है, ये नहीं कह सकते। दूसरा, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग इन प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, अगर कोई मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है, वहाँ पे हम उनको प्रे करने से, पूजा पाठ करने से नहीं रोक सकते। उसके बाद इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, किसी भी शेड्यूल कास्ट, SC ST के मेंबर को हम इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि तू अनटचेबल है तो तू दूर रह मेरे से, ये रह वो रह, ये सब नहीं कह सकते, ठीक है। अगला है प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम अनटचेबिलिटी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है, किसी भी तरह की छुआछूत जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं की जाएगी कंट्री में, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एडमिशन से मना नहीं कर सकते, और वही प्लेस ऑफ वर्शिप में पूजा करने से मना नहीं कर सकते, SC ST को के साथ कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, या फिर कोई इंसल्ट उनकी नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 17 हो गया।
आर्टिकल 18, देखिए जो राइट टू इक्वेलिटी है उसका ये लास्ट आर्टिकल है। 14 से 18 समानता का अधिकार देता है, तो ये लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो ये टाइटल्स को ख़त्म करता है। जैसे पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े टाइटल्स होते थे, महाराजा, अधिराज, राय बहादुर, राय साहेब, इन सब टाइटल्स को ख़त्म करने की बात करता है कि किसी भी तरह के किसी टाइटल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत से कोई टाइटल कमाया, जैसे कि मिलिट्री में लोग होते हैं, मिलिट्री में बहुत अलग अलग रैंक होते हैं, सूबेदार होता है या फिर हम कह सकते हैं कि कर्नल होते हैं, जनरल होते हैं। ये आर्टिकल 18 कहता है कि अगर टाइटल मेहनत से कमाया गया है तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे ही किसी को हम टाइटल नहीं देंगे, ऐसे ही टाइटल को हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही अगर कोई टाइटल लेके बैठा है राय बहादुर, महाराजा, धीराज, ये सब, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये टाइटल को ख़त्म करने की बात करता है। टाइटल को ख़त्म करने का कारण क्या था? क्योंकि देखो ऐसा मानना था कि ये जो टाइटल्स होता है ये क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, एक तरह से सेंस क्रिएट करते हैं कि ये बहुत ऊंचा है, बहुत बड़े ओहदे का है, मैं छोटा हूँ, ऐसा सेंस ये क्रिएट करता है। तो एक तरह से टाइटल्स टाइटल्स इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। इसीलिए आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 टाइटल्स के अबॉलिशन की बात करता है, टाइटल को ख़त्म करने की बात करता है। तो प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स ऑन द इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ओनली एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस आर अलाउड। तो वही चीज़ मैंने बताया कि अगर मिलिट्री में कोई है तो, और एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन जो है वो हम दे सकते हैं, जनरल, कर्नल वगैरह ये सब हम दे सकते हैं। इन बालाजी राघवन केस 1992 में क्या हुआ, एक केस हुआ था जिसको हम कहते हैं बालाजी राघवन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो टाइटल्स नहीं होते, नेशनल अवार्ड टाइटल्स नहीं होते। आर्टिकल 18 टाइटल का अबॉलिशन करता है, लेकिन जो नेशनल अवार्ड दिए गए हैं वो नेशनल अवार्ड जो हैं वो उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है क्योंकि जो टाइटल्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, वो टाइटल्स के अंडर में नहीं आता। ये किस में कहा गया था? बालाजी राघवन केस में। नेशनल अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री हो गया, ठीक है, पद्म भूषण, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये नेशनल अवार्ड जो है ये टाइटल्स में नहीं आता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। कौन से केस में? केस का नाम याद रखना, बालाजी राघवन केस 1992। तो ये आपका आर्टिकल 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वेलिटी आपका ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम क्या है? देखिए, राइट टू फ्रीडम क्या होते हैं? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में फ्रीडम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रीडम हो ही ना तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 जो है हमें कई तरह के फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे कि 6 तरह के मूल अधिकारों को देता है, 6 तरह के फंडामेंटल फ्रीडम्स को देता है। तो पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 कहता है कि हम फ्रीली बोल सकते हैं, ठीक है, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम देता है, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक ढंग से पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी हथियार के। उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम अपना खुद का संगठन बना सकते हैं, खुद का एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, खुद का यूनियन बना सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। मैं अगर पंजाब का हूँ तो मैं हरियाणा जा सकता हूँ, गुजरात जा सकता हूँ, बिहार जा सकता हूँ, यूपी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, फ्रीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर मैं किसी भी जगह पर जाकर वहाँ पे सेटल हो सकता हूँ, ठीक है, वहाँ पे रह सकता हूँ, ये आर्टिकल 19 कहता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस,
आर्टिकल 19 हम मुझे इस चीज़ की फ्रीडम भी देता है, इस चीज़ की आज़ादी देता है कि मैं किसी भी तरह के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं बिजनेस कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं ट्रेड वगैरह कर सकता हूँ। ये आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 कहता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 19 में जो है ना, आर्टिकल 19 में सारे प्रोविजंस दिए तो है, बट ये सारे प्रोविज़न जो है इस पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको ये फ्रीडम दी गई है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप देश के खिलाफ बोलने लगे कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश बेकार है, ये है वो है, देश को गालियाँ तो नहीं देंगे। तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा है, जैसे कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इंडिया के टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी मिलिट्री कैंप में घुस जाएं, किसी भी रिसर्च सेंटर में घुस जाएं, कुछ भी करने लगे, तो इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन कैरी, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये आर्टिकल 19 जो है ना, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कुछ रोक लगे हुए हैं। और आर्टिकल 19 केवल और केवल सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिले। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 14 सिटीजन्स को भी मिला है, फॉरेनर को भी मिला है। ठीक है, और आर्टिकल 19 पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, और ये केवल किसको मिला हुआ है, सिटीजन्स को मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर एन ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध को स्वीकार करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 20 जो है हमें 3 तरह की फ्रीडम देता है। पहला कहता है कि स्टेट नॉट टू इनेक्ट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। स्टेट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन को इनेक्ट नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा। क्या है मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। दूसरा देखते हैं, स्टेट नॉट टू प्रैक्टिस डबल जियो पार्टी। स्टेट डबल जियो पार्टी को प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये क्या है ये भी बताता हूँ। और स्टेट नॉट टू बी कंपेल एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। तो आर्टिकल 20 ये 3 तरह के प्रोटेक्शन हमें देता है। पहला प्रोटेक्शन, स्टेट नॉट टू इनेक्ट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, नॉट टू इनेक्ट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब है कि राज्य कोई लॉ को अगर बनाती है, किसी भी कानून को अगर बनाती है, तो उस कानून को वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं कर सकती। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं कर सकती। देखिए कोई भी कानून बना, क्रिमिनल लॉ बना, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं कर सकती। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का मतलब है कि वो कानून जो होगा, वो कानून बैक डेट से लागू नहीं होगा। वो कानून जिस दिन बना है उसके बाद से ही लागू किया जाएगा, बैक डेट से लागू नहीं किया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए मान लेते हैं आपने क्या किया, 1 जनवरी 2025 को चोरी की। मान लेते हैं आपने चोरी किया। उस समय क्या लिखा था कि चोरी करने के लिए आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, ऐसा लॉ में मेंशन था। चोरी करने के लिए आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। उसके ठीक कुछ महीने बाद 1 अप्रैल 2025 को ही स्टेट एक नया लॉ बनाती है, और एक नया लॉ बनाकर कहती है कि चोरी करने के लिए अब जो सज़ा होगी वो 6 महीने नहीं बल्कि 12 महीने होगी। क्या होगी, 6 महीने नहीं बल्कि 12 महीने होगी। तो अगर स्टेट ये लॉ बनाती है एक तारीख को, 1 अप्रैल 2025 को, तो ये लॉ जो है ना वो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही लागू होगा, उससे पहले लागू नहीं होगा। अगर उससे पहले लागू कर दिया, उससे पहले अगर लागू कर दिया तो इसका मतलब अब तो आपको सज़ा 6 महीने की नहीं बल्कि आपको सज़ा 12 महीने के लिए मिलेगी। जबकि जब आपने क्राइम किया था तब क्या मेंशन था लॉ में कि 6 महीने की ही सज़ा मिलेगी, लेकिन अब उस 6 महीनों को नया कानून बनाकर 12 महीने कर दिया गया, तो 6 महीने आपको ज़्यादा जेल में रहना पड़ेगा। तो इसका जो रीज़न था एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन को लाने का रीज़न यही था कि मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो सके। कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अपने मर्जी से
ना कर सके। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, कि कोई भी लॉ अगर बनता है क्रिमिनल लॉ तो वो बैक डेट से लागू होगा। ठीक है, बैक डेट से लागू नहीं होगा, जिस दिन बना उसके बाद से ही लागू होगा। ठीक है, बैक डेट से लागू नहीं होगा। तो ये जो लॉ बना है 1 अप्रैल 2025 को, ये लॉ 1 तारीख से लागू नहीं होगा, 1 जनवरी से लागू नहीं होगा, ये इसके बाद ही लागू होगा। समझ में आया? तो ये था एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। दूसरा कहता है कि स्टेट नॉट टू प्रैक्टिस डबल जियोपार्डी। देखिए, स्टेट डबल जियोपार्डी का प्रैक्टिस नहीं करेगा। डबल जियोपार्डी का मतलब कि कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो किसी भी क्राइम के लिए उस व्यक्ति को एक बार ही सज़ा दी जाएगी, एक ही क्राइम के लिए उसको 2 बार या फिर 2 से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे स्टेट कैन नॉट पनिश, नो डबल पनिशमेंट। नो ट्वाइस पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस। तो एक ही ऑफेंस के लिए क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा बार इसको सज़ा नहीं दी जाएगी। पनिशमेंट जो होगी वो केवल एक बार मिलेगी। अगर एक ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट एक बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसको एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट दे दी जाए। पनिशमेंट एक बार मिलेगी, वन टाइम फॉर वन ऑफेंस। ठीक है, तो डबल जियोपार्डी का मतलब कि एक ही पनिशमेंट के लिए किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जाएगा, एक ही क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जाएगा। स्टेट नॉट टू कंपेल एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेगा, इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेगा कि वो क्या करे, खुद के खिलाफ गवाही दे। इसका सिंपल सा मतलब है कि राज्य किसी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेगा कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, खुद के खिलाफ एविडेंस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 कहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, डबल जियोपार्डी एंड कंपेल नहीं करेगा कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारी लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। जैसे कि नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति को सज़ा देना है, उसके लाइफ से उसको वंचित करना है, मतलब हो गया हमें किसी को डेथ पेनल्टी देनी है, उसके लाइफ से उसको वंचित करना है, तो वो केवल और केवल प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से ही होगा। या फिर हम किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं तो वो केवल किस चीज़ से होगा, वो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही होगा। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कि कानून ने जो प्रोसेस हमें बताया है, जो प्रोसीजर हमें बताया, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी छीन सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, मृत्युदंड दे सकते हैं। तो आर्टिकल 21 ये कहता है, ये याद रखिएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21A ये मैंने बताया किससे जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। कब हुआ था ये अमेंडमेंट, 2002 में। राइट टू एजुकेशन है ये। क्या कहता है, ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्टेट क्या करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। पहले ये DPSPs में था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 कहता है कि द पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। तो ये भी हमें कुछ प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। देखिए, आर्टिकल 21 कहता है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उसको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। पुलिस बताएगी कि क्यों वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है। जैसे कि अगर आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो आपका अधिकार है ये जानना कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगी पुलिस, पहली चीज़ ये। दूसरा, अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय एन एडवोकेट ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। तो व्यक्ति क्या है, गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने,
तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा लॉयर से अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने पसंदीदा लॉयर की मदद से केस लड़ सके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़, द पर्सन टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास यानी कि कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये था आपका आर्टिकल 22 जो कि राइट टू एक तरह से कहे राइट टू फ्रीडम था 19 से 22। तो राइट टू फ्रीडम हमने कर लिया। अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमें क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो, किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, तो आर्टिकल 23 एंड 24 क्या करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार। यहाँ पे दो चीज़ है, प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार। देखो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी को स्लेव बना के नहीं रखेगा, स्लेव बना के नहीं रखेगा, या फिर उससे या फिर वो वुमेन्स को या फिर चिल्ड्रन को, किसी को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा कि वो किसी इमोरल एक्ट में क्या हो, शामिल हो। तो प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब स्लेवरी का अबॉलिशन करता है, किसी व्यक्ति को स्लेव नहीं बनाया जाएगा और किसी भी वुमेन को या फिर किसी भी चिल्ड्रन को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा कि वो किसी तरह के इमोरल एक्ट में या फिर किसी तरह के क्राइम में शामिल हो, ठीक है। ये है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। बेगार क्या कहता है, बेगार कहता है कि हम किसी से ज़बरदस्ती बिना वेजेस के काम नहीं करवा सकते, उसको हमें वेजेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेजेस के बिना हम काम नहीं करवाएंगे, किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, कहते हैं ना बंधुआ मजदूर, बिना वेजेस के वो करना, बिना वेजेस के काम करवाना। तो किसी व्यक्ति से काम करवा रहे तो उसको वेजेस देना पड़ेगा। तो वही कहता है प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार। अगला क्या कहता है आर्टिकल 23 में, स्टेट कैन कंपेल एन इंडिविजुअल टू रेंडर पब्लिक सर्विसेज। देखिए ये 23 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 है और ये आर्टिकल 23 क्लॉज 2 है। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट कैन कंपेल इंडिविजुअल टू रेंडर पब्लिक सर्विस। स्टेट क्या कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को पब्लिक सर्विस करने के लिए मजबूर कर सकता है, उसको काम दे सकता है कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसा पनिशमेंट दे सकता है कि तुम ये काम करो, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 23, इसमें ये दो बातें लिखी हुई है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 23 ये कहता है कि 14 ईयर्स से अगर नीचे के कोई बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के अगर कोई बच्चा है तो उसका फैक्ट्री में काम करना, उसका हजार्डुअस प्लेसेस में काम करना, उसका माइन में काम करना इलीगल है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि इट बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डुअस ऑक्यूपेशन, कि राज्य या फिर कोई भी व्यक्ति 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी तरह के माइन में, किसी भी तरह के फैक्ट्री में या फिर किसी भी तरह के हजार्डुअस ऑक्यूपेशंस में नहीं लगाएगा, ठीक है, अगर बच्चा 14 साल से नीचे है तो। इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट आया था हमारे पास, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। आर्टिकल 24 समझ में आया। 14 साल से अगर कोई नीचे का बच्चा है तो वो माइन में, फैक्ट्री में या फिर हजार्डुअस ऑक्यूपेशंस में काम नहीं करेगा, ये आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दो आर्टिकल थे, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होता है। आगे देखते हैं। देखिए आगे है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्टिकल 25 कहता है कि इट गारंटीज टू एवरी पर्सन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी भी धर्म में क्या कर सके, विश्वास रख सके। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल को आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है
कि वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, ठीक है, वो अपने धर्म के प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है, उसके अलावा अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ठीक है। ये जो प्रचार प्रसार होगा, ये प्रचार प्रसार केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ऐसा नहीं कि ये इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है, तो आर्टिकल 25 ये गारंटी देता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को माने या फिर किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, उसके अलावा वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है और क्या कर सकता है, अपने धर्म को प्रोपगेट कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। बट इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का धर्म है, किसी का रिलीजन अगर कह रहा है कि नरसंहार जो है वो करना है, नर बलि देनी है, तो ये तो फिर इलीगल है ना। किसी भी धर्म में अगर ये चीज़ें मेंशन नहीं तो ये इलीगल है। तो आर्टिकल 25 जो है इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 25 में फ्रीडम मिली है, बट हमें पब्लिक ऑर्डर का, हमें नैतिकता का और हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपके रिलीजन में, आपके धर्म में कोई इमोरल चीज़ें हैं तो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 जो है आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, यानी कि धार्मिक संप्रदायों की आज़ादी, ऐसा ही है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, इसमें 2-3 चीज़ें लिखी है। पहले क्या लिखा है कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है, अपना रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है। तो राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन रिलीजन, धर्म में अपने खुद के अफेयर्स को वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोई उनको इंटरफेयर करने नहीं जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 27। और यही इसमें भी वही सेम चीज़ अप्लाई होता है कि इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जैसे आर्टिकल 25 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वैसे ही आर्टिकल 26 में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप अपने अफेयर्स को, जो रिलीजन में आपका अफेयर है उसको क्या कीजिए, आप मैनेज कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना होगा, आपको मॉरलिटी का ध्यान रखना होगा, आपको व्यक्ति के हेल्थ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है, ठीक है, फ्रीडम्स ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशंस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि जो टैक्स पेयर होते हैं, जो व्यक्ति टैक्स देते हैं, उसका पैसा किसी भी पर्टिकुलर धर्म के कामों के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर धर्म के कामों के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा टैक्स पेयर का पैसा, ये आर्टिकल 27 कहता है। तो टैक्स पेयर्स मनी नॉट टू बी यूटिलाइज टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास धर्म को मेंटेन करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे का यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, या फिर ब्रिजेस बनवाना हो, सड़कें बनवाना हो, या फिर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट धर्म के मामले में हम टैक्स पेयर का पैसा यूज़ नहीं कर सकते। देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें रिलीजियस एजुकेशन देना चाहिए या नहीं, ठीक है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें हमें धार्मिक शिक्षाएं लानी चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं देनी चाहिए या फिर नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड है आर्टिकल 28। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकते हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से स्टेट के फंड से चलाया जाता है, पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में आता है, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के हाथ में हो, बट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, लेकिन वो किसी डोनेशन से इस्टेब्लिश हुआ हो, तब वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट किया जा सकता है
और स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए कंपेल्ड किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है कि वह धार्मिक शिक्षाएं ले। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट ने मान्यता दी है या फिर स्टेट के फंड से चलाई जाती है, तो यहाँ पे भी दिया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो क्या करें, वो धार्मिक शिक्षाएं ले। तो आर्टिकल 28 का संबंध इसी से है कि वेदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन और इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नॉट, कि धार्मिक शिक्षाएं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जानी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में है या फिर स्टेट के फंड से चलता है तो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा कि स्टेट उसका दूसरा ये हो सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में हो, स्टेट के अंडर में हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्टेट करती हो, लेकिन उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो डोनेशन पे हुई हो। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, इस मामले में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं और स्टूडेंट को भी क्या किया जा सकता है, इस बात के लिए फोर्स किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को ले। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि स्टेट ने जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के फंड से चलती है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड बट स्टूडेंट्स कांट बी कंपेल्ड, लेकिन स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 28 है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 रिलीजियस फ्रीडम था आपका, तो रिलीजियस फ्रीडम भी मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ही डिटेल में करवाया आपको मैंने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये है सांस्कृतिक एंड इसको बोलते हैं, एजुकेशनल को बोलते हैं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्ट्स द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ पीपल स्पेशली माइनॉरिटीज़। It gives every group of citizen having a distinct language, script और culture the right to preserve and protect it। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि ये व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो क्या कर सके, माइनॉरिटी स्पेशली माइनॉरिटी को आर्टिकल 29 ये अधिकार देता है कि वो अपने कल्चर को, अपने क्या बोलते हैं, अपने एजुकेशन को क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। ठीक है। कल्चरल एजुकेशन राइट टू पीपल। ठीक है। आगे कहता है इट गिव्स एवरी ग्रुप ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। तो हर ग्रुप को, हर सिटीजन को ये अधिकार देता है जिसके पास कोई खास धर्म है या फिर क्या खास उसका कल्चर है, खास रिलीजन है, खास कल्चर है, खास स्क्रिप्ट है। ठीक है। ये हर सिटीजन को अधिकार देता है आर्टिकल 29 कि वो क्या कर सके, इसको प्रिजर्व कर सके और इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार देता है कि वो माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं, अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अधिकार देता है आर्टिकल 30। क्या कहता है आर्टिकल 30 कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगला क्या कहता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज़ बीइंग रन बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो स्टेट अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सहायता दे रही है तो वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का है तो मैं इसको फंड नहीं दूंगा, ठीक है, ये SC ST का है तो मैं इसको फंड नहीं दूंगा। इस तरह से स्टेट नहीं कर सकती। स्टेट को सबको इक्वली लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का हो या फिर मेजॉरिटी का हो। सेम मतलब यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल लेके चलना पड़ेगा। तो ये था आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
तो इसमें 2 ही आर्टिकल थे, 29, 30, ये आपका खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब आता है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 हमने 30 तक पढ़ा। आर्टिकल 31 हमने देखा, आर्टिकल 31 में क्या था? आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, बट इसको क्या किया गया, हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में। तो आर्टिकल 31 अभी ओमिट कर दिया गया है, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, वो खतरे में है, तो वो आर्टिकल 32 के अंडर क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए फोर्स कर सकती है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। रिट जारी करके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है, ये आर्टिकल 32 कहता है। तो इट गिव्स द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड और आर नॉट इन्फोर्स। तो वही चीज़ है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऑथराइजेज द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों के इन्फोर्समेंट के लिए वो कुछ रिट जारी कर सकता है, कुछ ऑर्डर्स जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 5 तरह के रिट है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्जरी है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है। तो एक बार हम इन 5 रिट्स को देखते हैं, 5 रिट्स को पढ़ते हैं कि क्या है हैबियस कॉर्पस, क्या है को वारंटो, क्या है प्रोहिबिशन। देखिए तो रिट्स कितने हैं? 5 रिट्स है। एक है हैबियस कॉर्पस, एक है सर्जरी, एक है मैंडेमस, उसके बाद है अपना को वारंटो और उसके बाद है अपना प्रोहिबिशन। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। हैबियस कॉर्पस क्या करता है? इफ इट इज इशूड द पर्सन हैज़ टू बी, हैबियस कॉर्पस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ इट इज इशूड the person has to be produced before the court, and if the court finds the detention or arrest illegal, then the court can order the release of the person। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो हैबियस कॉर्पस क्या कहता है कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर, हालांकि टाइम मेंशन नहीं है बट जनरली हम 24 घंटे ही लेके चलते हैं, तो कहता है कि 24 घंटे के अंदर क्या करो, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश करो। क्या करो? मजिस्ट्रेट के पास पेश करो। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको कोर्ट के पास ले जाओ 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जाता, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकती है। इस हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकती है और ये ऑर्डर दे सकती है पुलिस स्टेशन को जिसने अरेस्ट किया है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, या फिर जल्द से जल्द उस व्यक्ति को क्या किया जाए, हमारे सामने यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, वो इलीगल तरीके से हुआ है, बेवजह हुआ है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? उस व्यक्ति को रिलीज़ कर सकती है, ठीक है। ये था आपका हैबियस कॉर्पस। अब आता है मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? इट इज़ अ कमांड डायरेक्टिंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो मैंडेमस क्या होता है? एक तरह से कमांड होता है एक तरह से, जो क्या करता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए, उसके लिए ये क्या करता है? डायरेक्शन देता है, ठीक है। ये एक ऑर्डर होता है, कमांड होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहता है कि ये करो, ये मत करो, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी का ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, सर्टेन थिंग्स करनी है, सर्टेन थिंग्स नहीं करनी। तो ये मैंडेमस के ज़रिए होता है, ठीक है। कोर्ट मैंडेमस पास करती है और मैंडेमस पास करके इनको क्या करती है? आदेश देती है। किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना को वारंटो। को वारंटो क्या है? दिस रिट इज इशूड टू अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस
ये टू असर्टेन दैट द पर्सन इज लीगली क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस और नॉट। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है जो किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो इस व्यक्ति की मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब है और ये बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है। तो को वारंटो जब जारी किया जाता है को वारंटो जब जारी किया जाता है तो ये इससे क्या किया जाता है, इससे ये पता लगाया जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये जिस पोस्ट पे है ये इस पोस्ट के काबिल है भी या नहीं, इस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। ठीक है, तो को वारंटो जब इशू किया जाता है, को वारंटो को जारी किया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही पता लगाना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अभी जिस पोस्ट पे है वो उस पोस्ट के काबिल है भी या नहीं। सेम चीज़ वही कह रहा है, दिस रिट इज इशू टू अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, जो एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, टू असर्टेन दैट द पर्सन इज लीगली क्वालिफाइड टू होल्ड दैट ऑफिस और नॉट, कि जो पर्सन अभी जिस ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो उसके लिए क्वालिफाइड है भी या नहीं, ये आपका को वारंटो कहता है। ये जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है ना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट रिट को जारी करती है। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट के पास है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा, मे बी आर्टिकल 226 ही है। तो 232 के तहत रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट जब रिट जारी करती है तो वो आर्टिकल 226 के अंडर में करती है। तो हैबियस कॉर्पस हो गया आपका, मैंडेमस हो गया आपका, को वारंटो हो गया। अब हम समझते हैं प्रोहिबिशन क्या होता है। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट्स द लोअर जुडिशियरी और एनी और अ काशी जुडिशियल बॉडी फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर विद द केस। मान लीजिए कोर्ट में, लोअर के कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और उस केस को चाहती है सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट हैंडल करे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन को जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, प्रोहिबिशन को जारी करती है, ये रिट जारी करती है और ये ऑर्डर देती है लोअर जुडिशियरी को कि अब उस केस के साथ आप आगे मत बढ़ो, अब वो केस हम संभालेंगे। तो ये एक तरह से प्रोहिबिट करती है, क्या करती है, प्रोहिबिट करती है, रोकती है किसको, लोअर जुडिशियरी को या फिर काशी जुडिशियरी को किसी भी केस के साथ आगे बढ़ने के लिए, कि अब वो केस आप छोड़ दो वहीं पे, इस केस को अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है प्रोहिबिशन। अब है सर्जेरी। तो प्रोहिबिशन सर्जेरी दोनों सेम है, एक तरह से सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो है ये इशू किया जाता है किसी भी ऑर्डर को खारिज करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इशू पेंडिंग होता है, यहाँ पे पेंडिंग होता है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब इसको तुम यहीं पे छोड़ दो, इस केस को हम क्या करेंगे आगे कंटिन्यू हम करेंगे, तुम कंटिन्यू मत करो। लेकिन प्रोहिबिशन क्या होता है, इसमें जजमेंट आ चुका होता है, ठीक है। इट कैन बी इशूड टू डिक्लेयर द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट एज वॉइड। तो जो केस में जजमेंट आ चुका होता है, जजमेंट, उस जजमेंट को क्या करने के लिए, उस जजमेंट को खारिज करने के लिए ये होता है। ठीक है, समझ में आया। इस जजमेंट को ख़त्म करने के लिए ये किया जाता है। तो सर्जरी नॉर्मल सा है, लोअर जुडिशियरी जो जजमेंट देती है, जो डिसीजन देती है, उस डिसीजन को वॉइड करने के लिए, उस डिसीजन को खारिज करने के लिए सर्जरी को पास किया जाता है, सर्जरी को इशू किया जाता है। तो ये आपके 5 रेट थे, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड को वारंटो। तो ये पाँचों मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, समझ में आ गया ये।
हाँ जी, तो ये हो गया आपका 5 रिट मैंने समझाया, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, इनको वारंटो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये आपका चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आगे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई, और यहाँ से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको नोट प्रोवाइड करा देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो स्लाइड थे उसके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।